नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको एक नई यात्रा पे लेके चल रहा हूँ। ये एक नई सीरीज़ है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग, एक उज्जैन महाकाल, दूसरा ओमकारेश्वर, और देश की सबसे साफ़ सुथरा शहर इंदौर शहर के बारे में है। इसमें मैं आपको अपनी यात्रा का पूरा विवरण दूंगा तथा इन जगहों की कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद होगी अगर आप इन 3 जगहों की यात्रा करते हैं तो। अगर आपने मेरी इससे पहले की अमरनाथ यात्रा तथा कश्मीर की सीरीज़ नहीं देखी तो अवश्य देखें, उसमें आपको वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अथवा आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा इंदौर की यात्रा। यह यात्रा मैंने होली के बाद मार्च में की थी। इस यात्रा में मेरे साथ मेरे मम्मी, मेरे सास ससुर तथा मेरी पत्नी और बच्चे भी गए थे। इसकी तैयारी मैंने फरवरी से ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने उज्जैन महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कराई, जिसमें मैंने 100 रुपये प्रति व्यक्ति दिए। उसके बाद मैंने दिल्ली इंदौर इंटरसिटी में मैंने ट्रेन की बुकिंग कराई और अंत में होटल की। यात्रा का दिन आ गया और हम लोग घर से ऑटो से शाम 7 बजे मेट्रो के लिए चले और मेट्रो पकड़कर हम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतरे। वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही ट्रेन लग गई थी। हम अपने डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन अपने सही समय पर 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल पड़ी। ट्रेन चलने के बाद हम लोगों ने रात का भोजन किया, जो कि हम घर से लाए थे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम लोग आपस में बातचीत करते हुए अपने अपने बर्थ में लेट गए और थोड़ी देर में ही सबको नींद आ गई। अगली सुबह हम जल्दी उठे ताकि ट्रेन के वॉशरूम सुबह सुबह खाली होते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है, तो आपको दिक्कत हो सकती है और इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के बाद और नित्यक्रम से मुक्त होने के बाद हम लोग हमारी ट्रेन 8:30 बजे के करीब नागदा जंक्शन पहुंची। वहां पर हम सब लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट आधे घंटे के करीब था और यहाँ से ट्रेन 9 बजे के करीब चली और हम लोग 10 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच गए। यह स्टेशन दिल्ली और मुंबई के मध्य पड़ता है। इंदौर या भोपाल से दिल्ली जाने वालों के लिए यह जंक्शन का काम करता है। इस वक्त हम उज्जैन के रास्ते में एक स्टेशन पे यहाँ से उज्जैन अभी 2 घंटे के रास्ते पर है। उसके लिए पैसे हैं? हाँ है। हम लोगों ने नागदा जंक्शन में ही अपना ब्रेकफास्ट लिया। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश का मशहूर पोहा खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। हम उज्जैन से यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। ये चाय का मज़ा लेते हुए, सुबह सुबह की चाय का मज़ा लेते हुए, चुस्की चाय की चुस्की। वो देखो। ये अच्छा बताइए, आपको कैसा लग रहा है उज्जैन जाते हुए? अभी तक तो यहाँ से हमने सुबह का ब्रेकफास्ट खाया
ये हमारी ट्रेन है नई दिल्ली इंदौर। इसका निजामुल नई दिल्ली से 10 बजे चलने का समय है और 10 बजे ये ही वहाँ पहुँचाएगी आपको इंदौर। ये स्टेशन का नाम है नागदा जंक्शन। यहाँ कम से कम आधा से पौना घंटा रुकती है ट्रेन। आइए मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। खनिज संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश हीरे और तांबे के सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र के 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। माड़ू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीम बैठक, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन, रीवा जिला, प्रताप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के मुख्य उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ लगता है। हम लोग 10 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गए और बाहर निकलकर हम लोगों ने एक गाड़ी होटल जाने के लिए बुक कर ली और 10:30 बजे के करीब हम लोग अपने होटल पर पहुंच गए। हमारा होटल महाकाल मंदिर के पीछे की तरफ था। वहां से साफ मंदिर के दर्शन कर सकते थे। वहाँ पर हम लोगों ने 2 कमरे बुक कर रहे थे। थोड़ी देर विश्राम एवं स्नान आदि तथा फ्रेश होने के बाद हम लोग नाश्ता करने गए और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने एक गाड़ी बुक कर ली जो कि पूरे उज्जैन के मंदिर तथा तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के दर्शन करवाएं। और हम लोग उज्जैन के पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम भरतरी केव गए। उज्जैन के पर्यटन स्थलों में शुमार ये गुफा क्षिप्रा नदी के तट पर गतकालिका मंदिर के पास स्थित है। इस जगह राजा विक्रमादित्य के भाई ने अपने आरामदायक जिंदगी, संसारिक सुख दुख, रिश्ते नाते का मोह त्याग करके कई सालों तक ध्यान किया था। उनके कड़े ध्यान के बाद इस गुफा को उन्हीं के नाम पर भरतरी गुफा कर दिया गया। कहा जाता है कि वे बहुत विद्वान पुरुष थे और इस गुफा में उनकी समाधि को संजो कर रखा गया है। यहाँ का माहौल आपको शांति का अनुभव कराएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित इस गुफा के आसपास शहरी आबादी नहीं है। राजा भरतरी की यह गुफा उज्जैन शहर से एकदम नज़दीक और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। गुफा के दर्शन के लिए कभी भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गुफा भ्रमण करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। कुछ विशेष अवसरों या अधिक भीड़ होने के दौरान इस गुफा में आम पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जाने से रोक दिया जाता है। भरतरी की गुफा शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। भरतरी की गुफाएं गोरखनाथ मठ के द्वारा प्रबंधित की जाती है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। इनमें से एक गुफा भूमिगत है। भूमिगत गुफा में जाने के लिए बहुत सकरा रास्ता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप गुफा के नीचे जाएंगे तो नीचे एक बड़ा सा हॉल है और भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आप आकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शांति वाला माहौल रहता है। दूसरी गुफा में भी शिवलिंग विराजमान है।
इस शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भर्तरी गुफा के पास मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर क्षिप्रा नदी का सुंदर घाट बना हुआ है जिसे भर्तरी घाट कहते हैं। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पर उच्च कोटि की गायों को रखा गया है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आगे गुफाएं, गुफा जाने के लिए मार्ग है वो आगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अभी हम सिक्के मैं अपने जब भी दो एक मेरे बाप भी तब का तुम भी तब कर लाए बोली तुम भी तब हम भी तब का मर्जी यहाँ से देखिए अभी हम देखिए पूरा मेन यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये बाहर जाने का बाहर आने का है? नहीं, यहीं से जाना फिर वापस आना। वो और है वहाँ। अच्छा यहाँ से हाँ वहाँ से और जाओगे एक ठो गुफा वो से जाओ निकलो। वो अलग, ये अलग गुफा है। हाँ हाँ अलग अलग। चलो क्या गया तू आज दोस्तों इधर चलो फोटो खींचना मैंने ये देखिए हम आ गए गुफा में। ये देखिए क्या करती है हाथ जोड़ चलो देखिए ये करता है ना ठीक है ये देख लो ये देख लो अच्छा बड़ी खुशबू है आगो हाँ बेटा आओ आओ बुलबुले जो लगेगा आपको ये अंदर गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। आजा छोटी सी मैंने पूरी खड़ी नहीं हो पाई क्या नहीं खड़ी मैं तो हो गई गुफा नंबर 2 गोपी जंजे की गुफा है। यह गुफा भी बहुत सक्रिय है और इस गुफा में ठीक से खड़े होते भी नहीं बनता है। इस गुफा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। इस गुफा में गोपीचंद जी का साधना स्थल देखने को मिला जहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है और गुफा के अंदर जाकर शिवलिंग विराजमान है। इस शिवलिंग को नीलकंठेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। गुफा में लाइट की पूरी व्यवस्था है। गुफा में एक एक करके लोग आराम से जा सकते हैं। हम लोग गुफा नंबर 2 के दर्शन करने के बाद बाहर आए और उसके बाद हम गुफा नंबर 1 में गए। गुफा नंबर 1 भर्तरी जी की गुफा में गए। भर्तरी जी की गुफा भूमिगत है। यहाँ पर गुफा के ऊपरी हिस्से में हम लोगों को महायोगी मस्तेंद्रनाथ जी का मंदिर देखने को मिला। यहाँ पर महाकाली जी के दर्शन करने के लिए भी मिले। गुफा के निचले भाग में जाने के लिए यहाँ पर बहुत सकरा रास्ता है।
और सीढ़ियों के द्वारा हम लोग नीचे गए। यहाँ पर नीचे जब हम लोग गए तो यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा हॉल था। यहाँ पर छोटी छोटी 3 गुफाएं थीं, जिनमें से एक गुफा में भर्तृहरि जी साधना किया करते थे। उनकी यहाँ पर मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर धुनी जलती रहती है। यहाँ पर एक गुफा में हमें सुरंग देखने के लिए मिलती है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि इस सुरंग के माध्यम से चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। इस सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है यह किसी को भी नहीं पता। प्राचीन समय में भर्तृहरि जी इस सुरंग के माध्यम से काशी, बद्रीनाथ जैसे जगह में जाया करते थे। यहाँ पर तीसरी गुफा में शिवलिंग विराजमान है। हम लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए, उसके बाद ऊपर आ गए। तो मैं अभी नहीं आऊंगा, सीढ़ी पे मिलूंगा, ठीक है आपको? अब अंदर जाओ। चल ये यूट्यूब ब्लॉगर है। शक्तिमान है, शक्तिमान। चल बोल। ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। ये बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है। चल एक मिनट बाबा। यहाँ पर शंकर भगवान जी को समर्पित श्री नवनाथ मंदिर है। यहाँ पर शंकर भगवान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। मंदिर के ठीक सामने श्री पीर गंगानाथ जी की समाधि देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छतरी बनाई गई है और समाधि के बीच में चरण पादुका के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर श्री 108 पीर पशुपतिनाथ महाराज जी की समाधि के भी दर्शन करने को मिलते हैं। हम लोग दर्शन करके बाहर आए। टीका है, टीका ऐसे टीका। ले चलो चलो मैं अंदर। भगवान जी ये देखो, ये सारे मूर्ति आ गए। शिव मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ पे हमने कुछ यादगार के लिए कुछ फ़ोटो खिंचवाए और फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। बाहर में मुख्य दरवाजे के पास ही एक गौशाला भी थी जहाँ बहुत सारी गाय बंधी हुई थी। यहाँ पे मुख्य रूप से गायों की सेवा की जाती है, इसलिए यहाँ पर गायों के लिए चारा रखा हुआ था जिसे खरीदकर गायों को खिलाया जा सकता है। हम लोगों ने भी चारा खरीदकर गायों को खिलाया। आगे 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 ये ये तो गोली लगी हुई है। कौन सी कपिला? वो पहली वाली। वही है। पहली है ना। अच्छा उसमें क्या, उसमें होता क्या है? उसमें उसका सींग है ना वो लाल है, उसका ये है ना ये होठ वो भी लाल है, और पैर भी है, खरी है उसकी लाल है, कुछ भी लाल है। तो उससे कुछ अलग से होता है कपिला गाय से? अलग से और रूसिया कपिल मुनि ऋषि उसके पास देखा है। खिला दे बेटा, खिला दे बेटा। दे गुन्नू, वो जा तू भी खिला दे गुन्नू। आगे आगे देखो दादा ये देखो, ये उसकी पापा ना वो भी लाल है। अदू मत करना ऐसे अदू। पकड़ना पकड़ना, लो खिलाते हुए। वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे नहीं चढ़ते। इस तरह हम लोग बाहर आ गए और इस तरह हमारा पहला दर्शनीय स्थल पूरा हुआ। आगे के उज्जैन के अन्य दर्शनीय स्थल तथा मंदिरों के दर्शन कीजिए अगले एपिसोड में। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।